जी, कैसे हो आप लोग? गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग क्या होगा पता नहीं। ख्याल रखो अपने लोग, कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो? चलो, हम अभी तक कर चुके हैं हमारा चैप्टर 3 का पार्ट 1। ये है हमारा पार्ट 2। ठीक। इसमें हम बात करेंगे हमारा कि जो हमारा नया शहर बना था, ठीक है, वहाँ उसका सोशल लाइफ कैसा था। ठीक। जो भी हमारे औपनिवेशिक शहरों के बारे में हम बात कर रहे थे, तो उसका हम आगे से स्टार्ट करते हैं। तो भाई, नए शहरों में सामाजिक जीवन ऐसा था कि जो साधारण भारतीय आबादी के लिए नए शहर दांतों तली उंगली दबा देने का होना वो। अरे, इसका मतलब आप समझो यार। दांतों तले उंगली दबाना, इसका मतलब होता है सरप्राइज, फील सरप्राइज काइंड ऑफ। ठीक। ये आपका एक इडियम है। मतलब उन्होंने ऐसा कभी देखा ही नहीं था। तो जहां जिंदगी हमेशा दौड़ती भागती सी दिखाई देती थी, कहाँ? नए सिटीज में। वहां चरम संपन्नता, गहन गरीबी, दोनों के दर्शन एक साथ हो रहे हैं वहां पे। भाई, गरीबी भी है और एक्सट्रीमली रिच पीपल भी हैं। घोड़ा गाड़ी जैसे नए यातायात साधन और बाद में ट्रामों और बसों के आने से ये हुआ कि लोग अब शहर के केंद्र से दूर जाकर भी बस सकते थे। ठीक। समय के साथ काम की जगह और रहने की जगह दोनों एक दूसरे से अलग होते गए। घर से दफ्तर या फैक्ट्री जाना एक नए किस्म का अनुभव बन गया था उनके लिए, जो उनके लिए स्टार्टिंग था ये सब चीजें ना। ऑल्दो अब पुराने शहरों में मौजूद सामंजस्य और वाकफियत का एहसास गायब था, लेकिन टाउन हॉल, जो भी हमारे सोशल पार्क थे सबके लिए, रंगशालाएं थी, और 20वीं सेंचुरी में सिनेमा हॉल जैसे सार्वजनिक स्थानों के बनने से शहरों में लोगों को मिलने जुलने की उत्तेजक नई जगह और अवसर मिलने लगे थे। ठीक। शहरों में नए सामाजिक समूह बने तथा अब लोगों की पुरानी पहचानें इंपॉर्टेंट नहीं रह गई थी। तो तमाम वर्गों के लोग बड़े शहरों में आने लगे थे। क्लर्क, शिक्षक, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, अकाउंट्स की डिमांड बढ़ रही थी उस टाइम पे। उसका ये रिजल्ट था कि जो मिडिल क्लास पीपल होता है, मध्यम वर्ग, वो बढ़ता गया। ठीक। उनके पास स्कूल, कॉलेज और लाइब्रेरी जैसी नए शिक्षा संस्थानों तक अच्छी पहुंच थी। वो एजुकेटेड थे, और बीइंग एन एजुकेटेड, वे सोशल और सरकार के बारे में अखबार, न्यूज़पेपर, जो भी पत्रिकाएं आ रही थी उस टाइम पे, सार्वजनिक सभाओं में एक अपनी एडवाइस दिया करते थे, जैसे आप लोग करते हो ना। बहस और चर्चा का एक नया सार्वजनिक दायरा पैदा हुआ था। ठीक। सामाजिक रीति रिवाज, कायदे कानून, तौर तरीकों पर क्वेश्चंस उठने लगे थे भाई कि ये गलत है, ये सही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन बहुत सारे सामाजिक बदलाव नेचुरली रूप से या आसानी से नहीं आ रहे थे। शहरों में औरतों के लिए नए अवसर थे। ठीक। पत्र पत्रिकाएं, आत्मकथाएं और पुस्तकों के माध्यम से जो भी मिडिल क्लास और लेडीज थी, वो खुद को अभिव्यक्त करने का प्रयास कर रही थी कि भाई वो भी खुद को अपना ढाल पाए, कुछ उन चीजों में ढाल पाए। ठीक। ट्रेडिशनली क्या था? पितृसत्तात्मक, यानी कि यहाँ पर जो हमारा मेल पर्सन होता है, लाइक फादर हो सकते हैं, तो कायदे कानूनों की बदलती इन कोशिशों के बहुत सारे लोगों को असंतोष था कि भाई पितृसत्तात्मक ही क्यों है, मातृ सत्तात्मक, यानी कि लेडी क्यों नहीं हो सकती है लीडर ऑफ द फैमिली। और रूढ़िवादी जो होते हैं हमारे, उनको भय था कि अगर औरतें पढ़ लिख गई तो वे दुनिया को उलट कर रख देंगी, जो कि आज की डेट में ट्रू हो रहा है। और पूरी सामाजिक व्यवस्था का बेस है वो खतरे में पड़ जाएगा। तो यहाँ तक कि महिलाओं को शिक्षा का समर्थन, जो सपोर्ट फॉर द एजुकेशन करने वाले सुधारक भी औरतों को माँ और पत्नी की परंपरागत भूमिकाओं में ही देखते देखते थे, और चाहते थे कि वे घर की चार दीवारी के भीतर ही रहें। कौन? मतलब जो एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन की सपोर्ट करते थे। ठीक। औरत और माँ को पत्नी की परंपरा को भूमिका में ही देना, वो भी चाहते थे कि भाई वो भी माँ और पत्नी के रूप में ही रहें। ठीक। तो समय बीतने के साथ सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की प्रेजेंस बढ़ने लगी। वे नौकरानी, फैक्ट्री मजदूर, शिक्षिका, रंगकर्मी और फिल्म कलाकार के रूप में शहर के नए व्यवसायों में दाखिल होने लगी। ठीक। लेकिन ऐसी महिलाओं को लंबे समय तक सामाजिक रूप में सम्मानित नहीं माना जाता था। ठीक। जो घर से निकलकर सार्वजनिक स्थानों में जा रही थी। शहरों में मेहनतकश गरीबों या कामगारों का एक नया वर्ग उभर रहा था। इसको मैं बताता हूँ, एक सेकंड पढ़ पढ़ लेते हैं। यहाँ पे दे रखा है भाई, अबाउट आमार कथा, मेरी कहानी। सो विनोदनी दासी हैं एक बंगाली रंगमंच में 19वीं सेंचुरी के आखिर में, और 20 मतलब इसका एंड है 19th की, तो 20वीं सेंचुरी की स्टार्टिंग है। उसके दशकों को जानी मानी हस्ती थी भाई विनोदनी दासी। ठीक। 1863 से 1941। उन्होंने नाटककार और निर्देशक गिरीश चंद्र घोष के साथ काफी काम किया था। स्टार थिएटर कलकत्ता की स्थापना के पीछे उनका मुख्य हाथ था। ठीक। यह थिएटर बाद में कई प्रसिद्ध नाटकों के लिए जाना गया। 1910 से 1913 के बीच उन्होंने अमार कथा के नाम से किश्तों में अपनी आत्मकथा लिखी।
आमार कथा पूछ लेंगे किसकी है, विनोदिनी दासी। यही चीजें हैं, आपको नोट करनी है, बाकी चीजों को बस आपको सुनना है। ठीक, आमार कथा यानी कि मेरी कथा, यानी कि विनोदिनी दासी की ये स्टोरी है। ठीक, वह एक जबरदस्त व्यक्तित्व वाली महिला थी। उन्होंने समाज में औरतों की समस्याओं पर सेंट्रली कई भूमिकाएं निभाई। वह अभिनेत्री यानी कि एक्ट्रेस थी, संस्था निर्माता, लेखिका, कई भूमिकाएं एक साथ निभाती थी। लेकिन उस समय के पितृसत्तात्मक समाज ने सार्वजनिक दायरे में उनकी उपस्थिति को कभी ज्यादा लाइक नहीं किया था। तो ये होती है हर चीजें, थोड़ा सा स्ट्रगलिंग फेज होता है, बट कोई नहीं। तो शहरों में मेहनत का गरीब या कामगारों का एक नया वर्ग उभर रहा था। ठीक, ग्रामीण इलाकों के करीब वो रोजगार की उम्मीद में शहरों की तरफ भाग रहे थे। कुछ लोगों को शहर जो भी अपॉर्चुनिटीज का सोर्स दिखाई देते थे, कुछ को एक भिन्न जीवन शैली का आकर्षण खींच रहा था। उनके लिए यह एक ऐसी चीज थी जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। शहर में जीने की लागत पर अंकुश रखने के लिए ज्यादातर पुरुष प्रवासी अपना परिवार गांव में छोड़कर आते थे। तो आज की डेट में भी होता है, बट आज की डेट में चलो ऐसा हो गया कि फैमिली भी ले आते हैं। तो शहर की जिंदगी एक स्ट्रगलिंग थी, नौकरी पक्की नहीं थी, खाना भी महंगा था, रहाइश का खर्चा उठाना मुश्किल था। फिर भी गरीबों ने वहां ऑफरली अपनी एक अलग जीवन शहरी रंग संस्कृति रच ली थी। वे रिलीजियस फेस्टिवल्स, तमाशे, लोक रंगमंच और सॉन्ग आदि में उत्साहपूर्वक हिस्सा लेते थे, जिनमें ज्यादातर उनके भारतीय और यूरोपीय स्वामियों का मजाक उड़ाया जाता था। स्त्री सत्ता के बारे में पुरुषों को की बेचैनी को अक्सर एक ऐसी तस्वीर के जरिए दर्शाया जाता था कि जिसमें औरत एक जादूगरनी के भेष में आदमी को भेड़ बना देती है। जैसे जैसे औरतें पढ़ लिख कर अपने घर की चार दीवारी से निकलने लगी, लोकप्रिय तस्वीरों में औरतों की ऐसी छवियां खूब दिखाई देने लगी थी कि औरत जादूगरनी हो गई। आज की डेट में सही भी है, मछुआरों की नजर से। पढ़ लेना तो इम्पोर्टेंट नहीं है। पृथक्करण, नगर नियोजन और भवन निर्माण, दोनों मतलब नगर नियोजन और भवन निर्माण दोनों को पृथक्करण मतलब अलग कैसे किया गया। तो ऑल्दो मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे तीनों औपनिवेशिक शहर थे हमारे, वो पहले के भारतीय कस्बों और शहरों से डिफरेंट थे, लेकिन उनमें कुछ साझे तत्व मतलब कुछ चीजें मिक्स थी या बोल सकते हो कॉमन थी, और उनके भीतर कुछ अनूठी बातें पैदा हो चुकी थी। इनकी जांच करने पर औपनिवेशिक शहरों के बारे में हमारी समझ में निश्चय ही इजाफा होगा। वो क्या होगा देखते हैं। यहाँ पे मद्रास में बसावट और पृथक्करण कैसे हुआ। तो कंपनी ने अपनी जो व्यापारिक गतिविधियां थी, उसका केंद्र सबसे पहले कहाँ रखा था, वेस्टर्न तट पर, सूरत गुजरात के, वहां पर किया था। ठीक, वहां बंदरगाह बनाया था। बाद में वस्त्र उत्पादों की खोज में अंग्रेज व्यापारी ईस्टर्न तट पर पहुंचे और 1639 में उन्होंने मद्रास पट्टनम में एक व्यापारी चौकी बनाई। इस बस्ती को स्थानीय लोग चेना पट्टनम कहते थे। ठीक, चेना पट्टनम। कंपनी ने वहां बसने का अधिकार स्थानीय तेलुगु सामंत कालाहस्ती के नायकों से खरीदा था, जो अपने इलाके में व्यापारी गतिविधियों को बढ़ाना चाहते थे। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ प्रतिद्वंदिता यानी कि कंपटीशन के कारण अंग्रेजों को मद्रास की किलेबंदी करनी पड़ी, और अपने कॉम्पिटिटर जो भी थे उनके कौन थे, फ्रेंच, उनको ज्यादा राजनीतिक और प्रशासकीय जिम्मेदारियां सौंप दी। ठीक, 1761 में फ्रांसीसी की हार के बाद मद्रास और भी सुरक्षित हो गया, क्योंकि फ्रांसीसी हार गए। वह एक इम्पोर्टेंट व्यावसायिक शहर के रूप में विकसित करने होने लगा, और यहाँ अंग्रेजों का ही वर्चस्व था और भारतीय व्यापारियों की कमतर हैसियत साफ दिखाई देती थी। ठीक, फोर्ट सेंट जॉर्ज जिसको बोलते हैं सेंट जॉर्ज किला, व्हाइट टाउन का एक केंद्र बन गया था, सेंटर बन गया था। ठीक, यहाँ ज्यादातर यूरोपीय रहते थे। दीवारों और बुर्जों ने इसे एक खास किस्म की घेरेबंदी का रूप दे दिया था। किले के भीतर रहने का फैसला रंग और धर्म के आधार पर किया जाता था। कंपनी के लोगों को भारतीयों के साथ विवाह करने की इजाजत नहीं थी। ठीक, ध्यान रखना ये चीजें आती हैं। यूरोपीय ईसाई होने के कारण डच और पुर्तगालों को वहां रहने की छूट थी। ठीक, प्रशासकीय और न्यायिक व्यवस्था भी की संरचना भी गोरों के पक्ष में थी ऑब्वियसली। संख्या की दृष्टि से कम होते हुए भी यूरोपीय लोग रूलर थे, और मद्रास का विकास शहर में रहने वाले मुट्ठी भर गोरों की रिक्वायरमेंट और सुविधाओं के हिसाब से किया जा रहा था। ब्लैक टाउन जो हमारे रूस में इंडियंस रहते थे, ब्लैक टाउन किले के बाहर विकसित हुआ था। ठीक, फोर्ट के बाहर था ब्लैक टाउन। इस आबादी को भी सीधी कतारों में बसाया गया था। ठीक, सीधे, जो कि औपनिवेशिक शहरों की विशेषता थी। बट 18th सेंचुरी के पहले दशक के मध्य में उसे ढहा दिया गया था इस पूरे को। ठीक, ताकि किले के चारों तरफ एक ऐसा सेफ्टी क्षेत्र बनाया जा सके। इसके बाद
नॉर्थ की दिशा में दूर जाकर एक नया ब्लैक टाउन बसाया गया और इस बस्ती में बुनकर, कारीगर, बिचौलिए और दुभाषियों को रखा गया था, जो कंपनी के व्यापार में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते थे। ये देखो। अच्छा, ये इधर है सेंट जॉर्ज फोर्ट। तो ध्यान से देखिए ब्लैक टाउन को किस तरह बसाया गया था बाद में। अच्छा अच्छा। छोड़ो, हाँ पढ़ना इंपॉर्टेंट है बाकी। तो नया ब्लैक टाउन परंपरागत भारतीय शहरों जैसा था। वहाँ मंदिर भी थे, बाजार बाजार के इर्द गिर्द रिहायशी मकान बनाए गए थे। शहर के बीच से गुजरने वाली आड़ी टेढ़ी सकरी गलियों में अलग अलग जातियों के मोहल्ले थे। चिन चित चिंताद्रीपेट इलाका केवल बुनकरों के लिए था। ये पूछ सकता है और कुछ नहीं पूछेगा। बासर मेन पेंट में रंगसाज और धोबी रहते थे। रोयापुरम में ईसाई मल्लाह रहते थे जो कंपनी के लिए काम करते थे। पेट का मतलब क्या है? पेट एक तमिल वर्ड है जिसका मतलब होता है बस्ती, जबकि पुरम शब्द गांव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक। तो मद्रास को बहुत सारे गांवों को मिलाकर डेवलप किया गया था। यहाँ विविध समुदायों के लोग, अफसरों और स्थानों का प्रबंध था। नाना मतलब डिफरेंट टाइप के आर्थिक कार्य करने वाले कई समुदाय और मद्रास में ही आए, मद्रास में बस गए। दुभाषा यानी कि ऐसे ऐसे भारतीय थे जो स्थानीय मतलब जो लोकल लैंग्वेज और अंग्रेजी दोनों जानते थे, लाइक यू पीपल। दोनों को बोलना जानते थे। वे एजेंट और व्यापारी के रूप में काम करते थे और भारतीय समाज व गोरों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे। ठीक। वे संपत्ति इकट्ठा करने के लिए सरकार में अपनी पहुंच का इस्तेमाल करते थे। तो ब्लैक टाउन में परोपकारी कार्यों, मंदिरों को जो सिक्योरिटी थी उसको प्रदान करने से सोसाइटी में उनकी शक्तिशाली स्थिति स्थापित होती थी। ऑब्वियसली यार, अब आप अनपढ़ों के गांव में जाके आप पढ़ो लिखो वाला कुछ भी काम कर दोगे तो उनके लिए तो आप भगवान बन जाओगे ना। चलो, स्टार्टिंग में कंपनी के तहत नौकरी पाने वालों में लगभग सारे बेल्ला लार होते थे। पता नहीं बेल्ला लार क्या थे, लेट्स सी आगे दे रखा हुआ। यह एक स्थानीय ग्रामीण जाति थी। ठीक। जिसने ब्रिटिश शासन के कारण मिले नए मौकों का बढ़िया फायदा उठाया। 19th सेंचुरी में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार से ब्राह्मण भी शासकीय महकमों में इसी तरह के पदों के लिए जोर लगाने लगे। तेलुगु कोमाटी समुदाय एक ताकतवर व्यावसायिक समूह था जिसका शहर के अनाज व्यवसाय पर कंट्रोल था। तो 18th सेंचुरी से गुजराती बैंकर भी यहीं पे मौजूद थे। पेरियार और बनियार गरीब जो कामगार वर्ग था वो ज्यादा था। आराकोट के नवाब पास ही स्थित ट्रिप्लिकेन में जा बसे थे। ट्रिप्लिकेन जो एक अच्छी खासी मुस्लिम आबादी का केंद्र बन गया था। इससे पहले माइलापुर और ट्रिप्लिकेन हिंदू धार्मिक केंद्र थे। ठीक। जहाँ अनेक ब्राह्मणों को भरण पोषण मिलता था। तो वहां पे अब कौन बस गए थे? हमारे आराकोट के नवाब बन गए, बस गए थे। कहाँ पर? माइलापुर और ट्रिप्लिकेन। सांथोम और वहां का गिरजा रोमन कैथोलिक समुदाय का सेंटर था। ये सभी बस्तियां मद्रास शहर का इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गई और इस प्रकार बहुत सारे गांवों को मिला लेने से मद्रास दूर तक फैली अल्प सघन आबादी वाला शहर बन गया। और इस बात पर यूरोपीय यात्रियों का भी ध्यान गया और सरकारी अफसरों ने भी उस पर टिप्पणी की। ठीक है। तो जैसे जैसे अंग्रेजों की सत्ता मजबूत होती गई, यूरोपीय निवासी किले से बाहर जाने लगे। गार्डन हाउसेज यानी कि बगीचों वाले मकान, सबसे पहले माउंट रोड, पूनामाली। ठीक, पूनामाली रोड, इन दो सड़कों पर बनने शुरू हुए। ये किले से छावनी तक जाने वाली सड़कें थीं। इस दौरान संपन्न भारतीय भी अंग्रेजों की तरह रहने लगे थे। तो रिजल्टेंट क्या हुआ था? मद्रास के इर्द गिर्द स्थित गांवों की जगह बहुत सारे नए उपशहरी इलाकों ने ले ली। ये इसलिए पॉसिबल था क्योंकि संपन्न जो लोग थे वो परिवहन सुविधाओं की लागत वहन कर सकते थे। ठीक, वो ट्रांसपोर्ट मतलब चार्जेस रखते थे। गरीब लोग अपनी काम की जगह से नजदीक पड़ने वाले गांव में ही बस गए थे। ठीक। जैसे कि मान लो आप दिल्ली के आसपास के सिटी में रहते हो, आपको डेली अप डाउन करना है, आपके पास पैसा है तो आप डेली अपनी प्राइवेट व्हीकल से आ जा सकते हो। लेकिन चूंकि अब आप गरीब हो तो आप दिल्ली में कहीं ना कहीं पीजी या फिर रूम ले लोगे, वहीं रहोगे और इधर बाई डीटीसी बस या फिर आप मेट्रो से ट्रांसफर करोगे। ठीक, तो ऐसे ही था ये। तो मद्रास के बढ़ते शहरीकरण का ये रिजल्ट था कि इन गाँव के बीच वाले इस इलाके शहर के भीतर आ गए। जो अभी दिल्ली का केस है, नोएडा हो गया, जहाँ आपको गुड़गांव हो गया, ठीक, और एरिया है वो सारे आ रहे हैं उसके अंदर ही। तो इस तरह मद्रास एक अर्ध ग्रामीण शहर सा दिखने लग गया था। ठीक। ये दहेती शहर के बारे में दे रखा था कि बेहतर यूरोपीय आवास परिसरों के बीच बनाए जाते थे जिससे उनकी छवि लगभग पार्क जैसी बन जाती है। और इनके बीच तकरीबन गांव की तर्ज पर चावल के खेत आते जाते रहते हैं। यहाँ तक कि ब्लैक टाउन और ट्रिप्लिकेन जैसे अफगान सबसे घनी आबादी वाली देसी बस्तियों में भी
वैसी भीड़ भाड़ नहीं दिखती जैसी बहुत सारे दूसरे शहरों में दिखाई देती है। ये दे रखा। कलकत्ता में नगर नियोजन स्टार्ट हो गया था उस टाइम पे। तो जो मॉडर्न नगर नियोजन की स्टार्टिंग थी औपनिवेशिक शहरों से ही हुई थी। ठीक। इस प्रक्रिया में भूमि उपयोग और भवन निर्माण के नियमन के जरिए शहर के स्वरूप को परिभाषित किया गया। इसका एक मतलब ये था कि शहरों में लोगों के जीवन को सरकार ने कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। इसके लिए एक योजना तैयार की और पूरी शहरी परिधि का स्वरूप तय करना जरूरी था। यह प्रक्रिया अक्सर इस सोच से प्रेरित होती थी कि शहर कैसा दिखना चाहिए, कैसे उसको डेवलप किया जाएगा। इस बात का भी ध्यान रखा जाता था कि डिफरेंट स्थानों को कैसे व्यवस्थित करना चाहिए। इस दृष्टि से विकास की सोच और विचारधारा प्रतिबिंबित होती थी और उसका क्रियान्वयन जमीन, उसके बासिंदों और संसाधनों पर नियंत्रण के जरिए किया जाता था। तो इसकी कई सारी वजह थी कि अंग्रेजों ने बंगाल में अपने शासन के शुरू से ही नगर नियोजन का कार्यभार अपने हाथों में क्यों ले लिया था। एक एक फौरी वजह तो मतलब था भाई, सिक्योरिटी की पर्पज था। ठीक। तो 1756 में बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, उन्होंने कलकत्ता पर हमला बोल दिया था। ठीक। और अंग्रेज व्यापारियों द्वारा माल गोदाम के तौर पर बनाए गए छोटे किले पर कब्जा कर लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के फिर व्यापारी नवाब की संप्रभुता पर लगातार सवाल उठा रहे थे। वे ना तो कस्टम ड्यूटी चुकाना चाहते थे यानी कि टैक्स, और ना ही नवाब द्वारा तय की गई कारोबार की शर्तों पर काम करना चाहते थे। तो सिराजुद्दौला ने अपनी ताकत का लोहा मनवाना चाहता था। ये बात बता रहे हैं। ठीक। अब भाई आफ्टर सम टाइम क्या होता है, 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, सिराजुद्दौला की हार हो गई थी। ठीक। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक ऐसा नया किला बनाने का फैसला लिया जिस पर आसानी से अटैक ना किया जा सके या फिर टूटे ना। तो कलकत्ता को सुल्तानती कोलकाता और गोविंदपुर, सुल्तानती कोलकाता और गोविंदपुर, इन तीन गांवों को मिलाकर बनाया गया था। इतना बड़ा किला बनाया गया था, सोच रहे हो। कंपनी ने इन तीनों में सबसे दक्षिण में पड़ने वाले गोविंदपुर गांव की जमीन को साफ करने के लिए वहां के व्यापारियों और बुनकरों को हटने का आदेश दिया जारी किया। ठीक। अब नवनिर्मित जो फोर्ट था विलियम के इर्द गिर्द एक विशाल जगह खाली छोड़ दी गई है, जिसे स्थानीय लोग मैदान या गारेर मठ कहने लगे थे। ठीक। खाली मैदान रखने का मकसद ये था कि अगर दुश्मन की सेना किले की तरफ बढ़ेगी तो उस पर किले से बेरोक टोक गोलीबारी की जा सके, क्योंकि वो ओपन एरिया है, ओपन स्पेस है, तो कहीं से भी फायर करो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर घनी बस्ती है तो वहां पे वो थोड़ा रिस्की रहता है और उनको छुपने की जगह मिल जाएगी, ऐसा था। तो जब अंग्रेजों को केलकटा में अपनी प्रेजेंस परमानेंट दिखाई देने लगी तो वे फोर्ट से बाहर मैदान के किनारों पर भी इमारतें बनाने लग गए। ठीक। केलकटा में अंग्रेजों की बस्तियां इसी तरह अस्तित्व में आनी शुरू हुई। फोर्ट के इर्द गिर्द की विशाल खुली जगह जो आज भी मौजूद है, बता रहे हैं, यहाँ की एक पहचान बन गई। यह कोलकाता में नगर नियोजन की दृष्टि से पहला उल्लेखनीय काम था। ठीक। गोलाबारी के लिए जगह रखी थी बोली, देखो कोलकाता के लिए जो पैटर्न तैयार किया गया था उसे बहुत सारे दूसरे शहरों में भी दोहराया गया। 1857 के विद्रोह के दौरान बहुत सारे शहर विद्रोहियों के गढ़ बन गए थे। तो विद्रोह के बाद अंग्रेज इन स्थानों को अपने लिए सुरक्षित बनाने लगे। ठीक। उदाहरण के लिए उन्होंने दिल्ली में रेड फोर्ट पर कब्जा किया और वहां अपनी सेना तैनात कर दी। उन्होंने किले के नजदीक बनी इमारतों को साफ करके भारतीय मोहल्लों और किले के बीच काफी मतलब टाइम, काफी गैप दे दिया था। तो इस कारगुजारी के पीछे भी दलील वही थी कि जो 100 साल पहले कलकत्ता में दी गई थी। अगर काफी कभी शहर के लोग दोबारा फरंगी राज के खिलाफ खड़े हो जाएंगे तो उन पर गोली चलाने के लिए खुली जगह जरूरी होनी चाहिए। कलकत्ता में नगर नियोजन का इतिहास केवल फोर्ट विलियम और मैदान के निर्माण के साथ पूरा होने वाला नहीं था। 1798 में लॉर्ड बेलाजली आते हमारे, जो गवर्नर जनरल बनेंगे हमारे। उन्होंने कलकत्ता में अपने लिए गवर्नमेंट हाउस के नाम से एक महल बनवाया। ये इमारत अंग्रेजों की सत्ता का प्रतीक थी। कलकत्ता में आ जमने के बाद बेलेजली शहर के हिंदुस्तानी आबादी वाले हिस्से की भीड़ भाड़, जरूरत से ज्यादा हरियाली, गंदे तालाबों, सड़कें और निकासी की खस्ता हालत को देखकर परेशान उठा। अंग्रेजों को इन चीजों से इसलिए परेशानी थी क्योंकि उनका मानना था कि दलदली जमीन और ठहरे हुए पानी के तालाबों से जहरीली गैसें निकलती हैं जिनसे बीमारियां फैलती हैं। अब उनका भी तो डर था ना कि भाई बीमारी फैल गई उस टाइम पे तो तुम्हें पता ही है, पेंडेमिक टाइप की हो जाती थी, गांव के गांव खत्म हो जाते थे। तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु को वैसे भी स्वास्थ्य के लिए लट्सी, तो देखो ये टाइप का बोर्ड था और ये ऐसे ओपन स्पेस था। ठीक है। वैसे भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक और शक्ति का क्षय करने वाला माना जाता था। शहर को ज्यादा स्वास्थ्यपूर्ण बनाने का एक तरीका यह ढूंढा गया कि शहर में खुले स्थान छोड़े जाएं। बेलेजली ने 1803 में नगर नियोजन की आवश्यकता पर एक प्रशासकीय आदेश जारी किया और इस विषय में कई कमेटियों का गठन किया।
बहुत सारे बाजारों, घाटों, कब्रिस्तानों और चर्म शोधन इकाइयों को साफ किया गया या फिर उनको हटा दिया गया। इसके बाद जन स्वास्थ्य एक ऐसा विचार बन गया जिसकी शहरों की सफाई और नगर नियोजन परियोजनाओं में बार बार दुहाई दी जाने लगी। ठीक। बेलेजली की विदाई के बाद नगर विदाई मतलब जब बेलेजली चला गया उसके बाद नगर नियोजन का काम सरकार की मदद से लॉटरी कमेटी थी 1870 में, उसने कंटिन्यू रखा था। ठीक। तो लॉटरी कमेटी का ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि नगर सुधार के लिए पैसे की व्यवस्था जनता के बीच लॉटरी बेचकर ही की जाती थी। इसका मतलब है कि भाई 19 सेंचुरी की स्टार्टिंग में दशकों तक शहर के विकास के लिए पैसे की व्यवस्था करना अभी भी केवल सरकार की ही नहीं बल्कि संवेदनशील यानी कि जो हमारे सेंसिटिव नागरिकों की ही जिम्मेदारी माना जाता था। तो लॉटरी कमेटी ने शहर का एक ऐसा नक्शा बनवाया जिससे कलकत्ता की एक मुकम्मल तस्वीर सामने आ सके। कमेटी की प्रमुख गतिविधियों में शहर के हिंदुस्तानी आबादी वाले हिस्से में सड़क निर्माण, नदी किनारे से अवैध कब्जे हटाना भी शामिल था। तो शहर के भारतीय हिस्से को साफ सुथरा बनाने की मुहिम में कमेटी ने बहुत सारी झोपड़ियों को साफ कर दिया और मेहनतकश गरीबों को वहां से बाहर निकाल दिया। उन्हें कलकत्ता के बाहर किनारे पर जगह दी गई। हर तरह की गड़बड़ियों के लिए नियंत्रण करने के लिए क्या किया उन्होंने? 19वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग में अंग्रेजों को यह महसूस होने लगा कि सामाजिक जीवन के सभी आयामों को कंट्रोल करने के लिए परमानेंट और सार्वजनिक नियम बनाना जरूरी है। यहाँ तक कि निजी इमारतें और सार्वजनिक सड़कों का निर्माण भी स्पष्ट रूप से संहिताबद्ध मानक नियमों के अनुसार होना आवश्यक था। बेलेजली ने कलकत्ता मिंटस में लिखा था, देखो पढ़ लेना, इम्पोर्टेंट है। अगले कुछ दशकों में महामारी की आशंका से नगर नियोजन की अवधारणा को और बल मिला। ठीक। 1817 में हैजा फैलने लगा। 1896 में प्लेग ने शहर को अपनी चपेट में ले लिया। चिकित्सा विज्ञान अभी इन बीमारियों की वजह स्पष्ट नहीं कर पाया था। सरकार ने उस समय के स्वीकृत सिद्धांत जो थे, जीवन परिस्थितियों और बीमारियों के फैलाव के बीच सीधा संबंध होता है, उसके अनुसार कार्रवाई की। इस सोच को द्वारकानाथ टैगोर और रुस्तम जी ओवासी जैसे शहर के जाने वाले हिंदुस्तानियों को सपोर्ट हासिल था। ठीक। उन लोगों का मानना था कि कलकत्ता को और ज्यादा स्वास्थ्यकर बनाना जरूरी है। घनी आबादी वाले इलाकों को अस्वच्छ माना जाता था क्योंकि वहां सूरज की रोशनी सीधे नहीं आ पाती थी और हवा निकासी का इंतजाम भी नहीं था। इसलिए कामकाजी लोगों की झोपड़ियों या बस्तियों को निशाना बनाया गया, उन्हें तेजी से हटाया जाने लगा। मजदूर, फेरी वाले, कारीगर और बेरोजगार यानी कि शहर के गरीबों को एक बार फिर दूर वाले इलाकों में ढकेल दिया गया। बार बार आग लगने से भी निर्माण नियमन में सख्ती की जरूरत दिखाई दे रही थी। भाई आग लग रही थी बार बार। उदाहरण के लिए 1836 में इसी आशंका के चलते फूस की झोपड़ियों को अवैध घोषित कर दिया गया और मकानों में ईंटों की छत को मैंडेटरी बना दिया गया था। बस्ती यानी कि बंगला और हिंदी का मतलब मूल रूप से मोहल्ला या बसावट हुआ करता था, लेकिन अंग्रेजों ने इस शब्द का अर्थ संकुचित कर दिया और उसे गरीबों की कच्ची झोपड़ियों के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। तो 19वीं सेंचुरी के आखिर में ब्रिटिश दस्तावेजों में बस्तियों को गंदी झोपड़ी पट्टियों का रूप में पेश किया जाने लगा, जो कि आज तक हम पेश करते आए हैं। ठीक। तो लेट्स सी आगे कि भाई अब 19वीं सेंचुरी आते आते शहर में सरकारी दखल अंदाजी और ज्यादा सख्त हो गई थी। ठीक। वो जमाना लग चुका था जब नगर नियोजन को सरकार और निवासियों दोनों की साझा जिम्मेदारी मानते थे उस टाइम पे। ठीक है भाई। वित्त पोषण को बोलते हैं फंडिंग। तो विद फंडिंग नगर नियोजन के सारे आयामों को सरकार ने अपने हाथों में ले लिया था और इस बेसिस पर भाई जो मोर मतलब ज्यादा तेजी से जोगियों को हटाया जाने लगा था और दूसरे इलाकों की कीमत पर ब्रिटिश आबादी वाले हिस्सों को तेजी से डेवलप किया जाने लगा था। ठीक। क्यों? वही प्लेग वाला सीन चल रहा था, पेंडेमिक एंड ऑल दैट। स्वास्थ्यकर और अस्वास्थ्यकर के नए विभेद के सहारे व्हाइट और ब्लैक टाउन वाले नस्ली विभाजन को और भी फोर्स मिला। ठीक। नगर निगम में मौजूद भारतीय नुमाइंदों ने शहर के यूरोपीय आबादी वाले इलाकों के विकास पर जरूरत से ज्यादा धन दिए जाने का विरोध किया था और इन सरकारी नीतियों के विरुद्ध जनता के प्रतिरोध ने भारतीयों के भीतर उपनिवेशवाद विरोधी और राष्ट्रवादी भावनाओं को बढ़ावा दिया। हिंदी वाले लोग समझ पा रहे होंगे, आप इंग्लिश वालों थोड़ा सा कहानी प्रॉब्लम होगी आपको। जैसे जैसे ब्रिटिश साम्राज्य फैल गया था उस टाइम पे अंग्रेजी कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास जैसे शहरों को शानदार शाही राजधानियों में तब्दील करने की कोशिश कर रहे थे। उनकी सोच में से ऐसा लगता था मानो शहरों की भव्यता से ही शाही सत्ता की ताकत प्रतिबिंबित होती है। आधुनिक नगर नियोजन में ऐसी हर चीज को शामिल किया गया जिसके प्रति अंग्रेज अपने फन का दावा करते थे। तर्क संगत क्रम व्यवस्था,
सटीक क्रियान्वयन, मतलब एकदम एक्यूरेट होने की हर चीज। पश्चिमी सौंदर्यात्मक, मतलब जो वेस्टर्न जो भी आर्किटेक्चर है वो। ठीक। शहरों को साफ और व्यवस्थित, नियोजित और सुंदर होना कंपलसरी था। बॉम्बे में भवन निर्माण कैसे हुआ था? तो यदि इस शाही दृष्टि को साकार करने का एक तरीका नगर नियोजन था। ठीक। तो दूसरा तरीका यह था कि शहरों में भव्य इमारतों के मोती टाँक दिए जाएं। शहरों में बनने वाली इमारतों में किले, सरकारी दफ्तर, शैक्षणिक संस्थान, धार्मिक इमारतें, स्मारकीय मीनारें, व्यावसायिक डिपो, यहाँ तक कि गोदियां और पुल, कुछ भी हो सकता था। बुनियादी तौर पर ये इमारतें रक्षा, प्रशासन, वाणिज्य जैसे प्राथमिक आवश्यकता की पूर्ति करती थी, लेकिन ये सिंपल इमारतें नहीं थी। ठीक। अक्सर ये इमारतें शाही सत्ता, राष्ट्रवाद और धार्मिक वैभव जैसे विचारों को प्रतिनिधित्व भी करती थी। आइए देखें कि बम्बई की सोच को अमली जामा किस तरह पहनाया गया। लेट्स सी। तो स्टार्टिंग में बॉम्बे 7 टापू पर था, आपको पता ही है। ठीक। तो जैसे जैसे आबादी बढ़ी, इन टापुओं को एक दूसरे से ऐड कनेक्ट कर दिया गया ताकि ज्यादा जगह पैदा की जा सके। ठीक है। तो इस तरह आखिरकार ये टापू एक दूसरे से जुड़ गए और एक विशाल शहर बन गया अस्तित्व में, जिसको बोलते हैं बॉम्बे। बॉम्बे औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी थी। वेस्टर्न कोस्ट पर एक प्रमुख बंदरगाह होने के कारण ये अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरेस्ट ट्रेड का भी सेंटर था। 19वीं सेंचुरी के अंत तक भारत का आधा आयात, मतलब सॉरी आयात निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बॉम्बे से ही होता था। तो इस व्यापार की एक महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? अफीम थी। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पीवाई क्यों है कि हम सबसे ज्यादा क्या एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते थे फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट लाइक बॉम्बे। ईस्ट इंडिया कंपनी की यहाँ से चीन को अफीम का निर्यात करती थी। भारतीय व्यापारी और बिचौलिए इस व्यापार में हिस्सेदार थे और उन्होंने बॉम्बे की अर्थव्यवस्था को मालवा, राजस्थान और सिंध जैसे अफीम उत्पादक इलाकों से जोड़ने में मदद की। कंपनी के साथ यह गठजोड़ उनके लिए मुनाफे का सौदा था और इससे भारतीय पूंजीपति वर्ग का डेवलप हुआ था। और मुंबई के पूंजीपति वर्ग में पारसी, मारवाड़ी, कोंकणी, मुसलमान, गुजराती, बनिए, बोहरा, यहूदी और अमीनियाई विभिन्न कम्युनिटीज को लोग शामिल थे। अब आपने हमने पहले पढ़ा है कि 1861 में अमेरिकी गृह युद्ध स्टार्ट हो गया था उस टाइम पे। तो अमेरिका के दक्षिण भाग से आने वाली जो कॉटन थी वो इंटरनेशनल बाजार में आना बंद हो गई थी। तो इससे इंडियन कपास की डिमांड बढ़ गई थी, तो जिसकी खेती मुख्य रूप से डेक्कन प्लेट में की जाती थी। ठीक। तो भारतीय व्यापारियों और बिचौलियों के लिए यह एक बेहिसाब मुनाफे का था मौका था कि भाई अब अमेरिका से बंद हो गया कॉटन आना। ठीक। तो अब इंडियंस ही भेजेंगे। 1869 में स्वेज नहर को खोला गया। अभी स्वेज नहर कहाँ है आप दिखाता हूँ आपको। आपका जस्ट सेकंड ओके। हम्म। तो यहाँ पे हमारी स्वेज कैनाल, जस्ट सेकंड। ठीक। ये हमारा है इंडियन ओशन और इधर हमारा है भूमध्य मेडिटेरियन ओशन। ठीक है। इन दोनों कनेक्ट करती है यहाँ पर, इसको बोलते हैं स्वेज कैनाल। तो ये खुली थी 1869 में। ठीक है। तो जिससे विश्व अर्थव्यवस्था के साथ बॉम्बे के संबंध और मजबूत हो गए थे। बॉम्बे सरकार और भारतीय व्यापारियों ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए बॉम्बे को अर्बस प्रीमा इन इंडियंस यानी कि भारत का सरदार शहर घोषित कर दिया। 19वीं सेंचुरी के उत्तरार्ध तक बॉम्बे में भारतीय व्यापारी कॉटन मिले जैसे कॉटन मिल जैसे नौ उद्योगों में अपना पैसा लगा रहे थे। ठीक है। निर्माण गतिविधियों में भी उनका काफी दखल रहता था। तो जैसे जैसे बॉम्बे की अर्थव्यवस्था फैली, 19वीं सेंचुरी के मिड में रेलवे और जहाजरानी के विस्तार तथा प्रशासकीय संरचना विकसित करने की जरूरत भी पैदा होने लगी। उस समय बहुत सारी नई इमारतें बन गई थी। इन इमारतों में शासकों की संस्कृति और आत्मविश्वास झलकता था। इनकी स्थापत्य या वास्तु शैली यूरोपीय शैली पर मतलब बेस्ड थी। यूरोपीय शैलियों के इस आयात में शाही दृष्टि कई तरीके से दिखती थी। पहली बात, इसमें एक अजनबी देश में जाना पहचाना सा भूदृश्य रचने की और उपनिवेश में भी घर जैसी महसूस करने की अंग्रेजों की चाह प्रतिबंधित थी। दूसरा, अंग्रेजों को क्या लगता था कि जो यूरोपियन वेस्टर्न कल्चर है उनकी वो सबसे श्रेष्ठ है, मतलब अच्छा है, उनका अधिकार और सत्ता का प्रतीक होगी। ठीक। तीसरा, वो क्या सोचते थे कि यूरोपीय ढंग की दिखने वाली इमारतों से औपनिवेशिक स्वामियों और भारतीय प्रजा के बीच फर्क और फासला साफ दिखाई देगा। ठीक। स्टार्टिंग में ये इमारतें भाई क्या थी, ट्रेडिशनली भारतीय इमारतों के मुकाबले अजीब सी दिखती थी। ठीक। स्टार्टिंग में
बट स्लोली स्लोली भारतीय भी यूरोपीय स्थापत्य शैली के आदी हो गए थे, वो भी वैसे ही बना रहे, उन्होंने इसे अपना लिया। ठीक, तो सेकंड तरफ क्या था, अंग्रेजों ने अपनी जरूरतों के मुताबिक कुछ भारतीय शैलियों को अपना लिया। इसकी एक मिसाल उन बंगलोज को माना जा सकता है जिन्हें बॉम्बे और पूरे देश में सरकारी अफसरों के लिए बनाया जाता था। इस टाइप के, इनके लिए अंग्रेजों का बंगलो शब्द बंगाल के बंगला से शब्द से निकला है, जो एक परंपरागत फूस की बनी झोपड़ी होती थी। अंग्रेजों ने उसे अपनी जरूरतों के हिसाब से बदल लिया था। औपनिवेशिक बंगला एक बड़ी जमीन पर बना होता था। उसमें रहने वालों को न केवल प्राइवेसी मिलती थी, बल्कि उनके और भारतीय जगत के बीच फासला भी स्पष्ट हो जाता था। परंपरागत ढलवा छत और चारों तरफ बना बरामदा बंगले को ठंडा रखता था। बंगले के परिसर में घरेलू नौकरों के लिए अलग से क्वार्टर होते थे। सिविल लाइन से बने इस तरह के बंगले एक खालिश नस्ली गढ़ बन गए थे, जिनमें रूलर थे भारतीय के साथ रोजाना सामाजिक संबंधों के बिना आत्मनिर्भर जीवन जी सकते थे। अब सार्वजनिक भवनों के लिए मोटे तौर पर तीन स्थापत्य शैलियों का प्रयोग किया गया था। दो शैलियां उस समय इंग्लैंड में प्रचलित चलन से आयातित थी। ठीक, इनमें से एक शैली को नवशास्त्रीय या नियो क्लासिकल शैली कहा जाता था। ठीक, बड़े बड़े स्तंभों के पीछे रेखा गणित संरचनाओं का निर्माण इस शैली की व्यवस्था थी। यह शैली मूल रूप से प्राचीन रोम की भवन निर्माण शैली से निकली थी। कौन सी? नवशास्त्रीय यानी कि नियो क्लासिकल, जिन्हें जिसे यूरोपीय पुनर्जागरण के दौरान पुनर्जीवित, संशोधित और लोकप्रिय किया गया था। अब भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए उसे खास तौर से अनुकूल माना जाता था। अंग्रेजों को भी लगता था कि जिस शैली में शाही रोम की भव्यता दिखाई देती थी, उसे शाही भारत के वैभव की अभिव्यक्ति के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। इस स्थापत्य शैली के भूमध्य सागरीय उद्गम के कारण उसे उष्णकटिबंधीय मौसम के अनुकूल भी माना गया। 1833 में बॉम्बे का टाउन हिल इसी शैली के अनुसार बनाया गया था। ठीक, 1860s के दशक में सूती कपड़ा उद्योग की तेजी के समय बनाई गई बहुत सारी व्यावसायिक इमारतों के समूह को एलिवस्टन सर्कल कहा जाता था। ठीक है, बाद में इसका नाम बदलकर हॉर्नीमोन सर्कल रख दिया गया था। किसका नाम? इमारतों का एक ग्रुप था, ग्रुप ऑफ द बिल्डिंग्स। ठीक इसमें पहली मंजिल पर ढके हुए तोरण पथ यानी कि आर्काइड का रचनात्मक ढंग से इस्तेमाल किया गया। दुकानदारों व पैदल चलने वालों को तेज धूप और बरसात से बचाने के लिए यह सुधार काफी उपयोगी था। देखो, 20वीं सेंचुरी की स्टार्टिंग से ही बंगलों में ढलवा छत यानी कि पिच्ड रूफ का चलन काफी कम होने लगा था, क्योंकि हालांकि मकानों की सामान्य योजना में कोई बदलाव नहीं आया था। एक और शैली जिसका काफी इस्तेमाल किया गया है वह थी एक नव गौथिक शैली थी। ठीक, ऊंची उठी हुई छतें थी, नोकदार मेहराबें और बारीक साज सज्जा इस शैली की खासियत होती थी। गौथिक शैली का जन्म इमारतों, खास तौर से गिरिजों से हुआ था। ठीक, जो मध्यकाल में उत्तरी यूरोप में काफी बनाए गए थे। अब नव गौथिक शैली की इंग्लैंड में 19वीं सेंचुरी के मध्य में दोबारा अपनाया गया। यह वही समय था जब बॉम्बे में सरकार बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रही थी और उसके लिए यह शैली चुनी गई। सचिवालय, सेक्रेटरी यानी कि बॉम्बे यूनिवर्सिटी और हाई कोर्ट जैसे कई शानदार इमारतें समुद्र किनारे इसी शैली में बनाई गई हैं। कौन शैली में? नवगतिक शैली में। बस इनमें से कुछ इमारतों के लिए भारतीयों ने पैसा दिया था। यूनिवर्सिटी हॉल के लिए सर कोवास जी जहांगीर रेड्डीमनी ने पैसा दिया था, जो एक अमीर पारसी ट्रेडर थे। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के घंटाघर का निर्माण प्रेमचंद रॉयचंद के पैसे से किया गया था और इसका नाम उनकी मां के नाम पर राजाबाई टावर रखा गया। ठीक, राजाबाई टावर प्रेमचंद रायचंद जी की माता जी का नाम था। भारतीय व्यापारियों को नव गौथिक शैली इसलिए रास आती थी क्योंकि उनका मानना था कि अंग्रेजों द्वारा लाए गए बहुत सारे विचारों की तरह उनकी भवन निर्माण शैलियों भी प्रगतिशील थी और उनके कारण बॉम्बे को एक आधुनिक शहर बनाने में हेल्प मिलेगी। लेकिन नव गौथिक शैली का सबसे बेहतरीन उदाहरण विक्टोरिया टर्मिनस है। ठीक, जो आपका अभी रेलवे स्टेशन आएगा, जो ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे कंपनी का स्टेशन और हेडक्वार्टर हुआ करता था उस टाइम पे। अंग्रेजों ने शहरों में रेलवे स्टेशनों के डिजाइन और निर्माण में काफी इन्वेस्ट किया था। ठीक, क्योंकि वे एक अखिल भारतीय रेलवे नेटवर्क के सफल निर्माण को अपनी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानते थे। मध्य बॉम्बे के आसमान पर इन्हीं इमारतों का दबदबा था और उनकी एक नवगोथिक शैली शहर को एक विशिष्ट चरित्र प्रदान करती थी। 20वीं सेंचुरी की स्टार्टिंग में एक नई मिश्रित
यानी कि मिक्स्ड स्थापत्य शैली विकसित हुई जिसमें भारतीय और यूरोपीय दोनों तरह की शैलियों के तत्व थे। इस शैली को इंडो सार्सैनिक शैली का नाम दिया गया। समझ रहे हो, इंडो फॉर इंडिया, सार्सैनिक फॉर यूरोपियंस के लिए। इंडो शब्द हिंदू का संक्षिप्त रूप था, जबकि सार्सन शब्द का यूरोप के लोग मुसलमानों को संबोधित करने के लिए करते थे। ठीक, यहाँ की मध्यकालीन इमारतें, गुम्बद, छतरियां, जालियों, मेहराबों से यह शैली काफी अफेक्टेड थी। अब सार्वजनिक वास्तुशिल्प में भारतीय शैलियों का समावेश करके अंग्रेज यह साबित करना चाहते थे कि यहाँ के वैद्य और स्वाभाविक शासक हैं कौन? ब्रिटिशर्स। राजा जॉर्ज मतलब किंग जॉर्ज 5 और उनकी पत्नी मैरी के वेलकम के लिए 1911 में बना था ये क्या, हमारा गेटवे ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट है। किंग जॉर्ज 5 और उनकी वाइफ मिस मेरी, मेरी नहीं मतलब उनकी नाम है उनका यार। ये परंपरागत गुजराती शैली का प्रसिद्ध उदाहरण है गेटवे ऑफ इंडिया 1911। ठीक, उद्योगपति जमशेदजी टाटा, वेरी इंपॉर्टेंट पीपल, ने इस शैली में ताजमहल होटल बनवाया था। अब पूछेंगे ताजमहल होटल किस शैली में बना हुआ, तो मिक्स्ड शैली में। कौन सा है? इंडो सार्सेरियन शैली, बस इतना वर्ड और कुछ नहीं। ठीक, यह इमारत न केवल भारतीय उद्यमशीलता का प्रतीक थी बल्कि अंग्रेजों के स्वामित्व और नियंत्रण वाले नस्ली क्लबों और होटलों के लिए एक चुनौती भी थी। ठीक बॉम्बे के ज्यादा भारतीय इलाकों में सजावट एवं भवन निर्माण और साज सज्जा में परंपरागत शैलियों का ही बोलबाला था। शहर में जगह की कमी और भीड़ भाड़ की वजह से बॉम्बे में खास तरह की इमारतें भी सामने आई जिन्हें चौल का नाम दिया गया। ठीक, ये बहुमंजिला इमारतें होती थी जिनमें एक एक कमरे वाली आवासीय इकाइयां बनाई जाती थी। आज भी चलते हैं। इमारत के सारे कमरों के सामने एक खुला बरामदा या गलियारा होता था और बीच में दालान होता था। तो इस तरह की इमारतें बहुत थोड़ी जगह में बहुत सारे परिवार रहते थे, जिससे उनमें रहने वालों के बीच मोहल्ले की पहचान और एकजुटता का भाव पैदा हुआ। इमारतें और स्थापत्य शैलियाँ क्या बताती हैं भाई? तो स्थापत्य शैलियों से अपने समय के उनके टाइम के मतलब सौंदर्यात्मक आदर्श और उनमें निहित विविधताओं का पता चलता है। लेकिन जैसा कि हमने देखा, इमारतें उन लोगों की सोच और नज़र के बारे में भी बताती हैं जो उन्हें बना रहे थे। इमारतों के जरिए सभी शासक अपनी ताकत का इजहार करना चाहते थे, करते हैं। इस प्रकार एक खास वक्त की स्थापत्य शैली को देखकर हम ये समझ सकते हैं कि उस समय सत्ता को किस तरह से देखा जा रहा था और वह इमारतों और उनकी विशिष्टताओं, ईंट पत्थर खंभे मेहराब वगैरह, आसमान छूती गुम्बदें भरती हुई छतें के जरिए किस प्रकार की मतलब क्या वो डिस्क्राइब करती हैं वगैरह वगैरह। स्थापत्य शैली से केवल प्रचलित रुचियों का ही पता नहीं चलता, वे उनको बदलती भी हैं। ये उन्होंने वो सब दे रखा है कि क्या कर सकते, क्या क्या है उनका, ये सब छोड़ो, हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। ठीक, इसके बाद हमारे 2 चैप्टर बचे हैं, वो भी जल्दी खत्म कर लेते हैं। कोई डाउट है आप इस पे करो, मेरे को व्हाट्सएप पे कमेंट करो। आई नो थोड़ा सा आपको ये आप कहानी की तरफ से सुनते रहो क्योंकि क्वेश्चन आपको सीधे आएगा और सीधे आपसे बन जाएगा, रादर देन कि जो मैं आपको कहानी एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। ऑलरेडी ये बहुत टाइम लगेगा, कितना हो गया 38 मिनट, यानी कि 40 मिनट्स हो जाएगा। ठीक, चलो इसको खत्म करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, डोंट वरी। ये वीडियो इसका 2 चैप्टर हार्डली रह गए आई गेस, या 3 रह गए, जो भी होगा मैं ए से इसको खत्म कर दूंगा। ठीक, हाँ जी 3 चैप्टर रह गए। ठीक, उनको भी ए से जल्दी हो गए खत्म कर दूंगा और इनफैक्ट 31 से पहले खत्म कर दूंगा। ठीक, इसके बाद आई श्योर मैं आपको लूसेंट पढ़ाऊंगा, लूसेंट जीके। ठीक, उसमें हमारे जो फैक्चुअल डेटा है वो सारा का सारा कवर हो जाएगा। डिटेल हमें चाहिए नहीं होता क्योंकि आजकल हमसे जो यूपीएससी है वो भी हमसे क्या पूछ रहा है, फैक्चुअल डेटा ही पूछ रहा है। जितना हमसे लाइक स्टेटमेंट वाला पूछना था वो इसमें कवर हो गया। ठीक, डोंट वरी, आई एम हियर। मैं फिजिक्स स्टार्ट कर चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक, वो मैं लाइक 5 तारीख तक आपका फिजिक्स खत्म हो जाएगा, 5 जनवरी तक। ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ मैं, आप देखो उनको कंटिन्यू रखो, धीरे धीरे अपलोड हो रही है, आप उनको कंटिन्यू करते रहो। ठीक, एक बार आप सारी अपलोड हो जाएंगे ना आपको बर्डन हो जाएगा, सो डोंट मेक इट बर्डन ऑन योर सेल्फ, कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन रिवाइजिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, जय।